अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। लेकिन इससे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पीच क्या होता है। स्पीच कहते हैं बातचीत को, रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाली किसी भी किस्म की बातचीत, चाहे वो लिख कर हो या बोल कर हो, उसे हम स्पीच कहते हैं। और लैंग्वेज कोई भी हो, स्पीच या बातचीत हमेशा सेंटेंसेस की शक्ल में होती है, क्योंकि सेंटेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी मैसेज को या मफहूम को एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ मुंतकिल कर सकता है, कन्वे कर सकता है। और सेंटेंस चूँकि वर्ड्स के अल्फाज के आपस में मिलने से वजूद में आते हैं, लिहाजा किसी भी सेंटेंस के अंदर मौजूद हर एक वर्ड जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि तमाम तरह के जो अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। सादा लफ्ज़ों में हमारी जो बातचीत होती है, जो हमारी स्पीच होती है या जो हमारा कलाम होता है, उसके अज्जा जो हैं ये अल्फाज या वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, और इन्हीं अल्फाज और वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यही हमारे अज्जाए कलाम हैं। एक बात आप हमेशा अपने जहन में रखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझे बगैर आप स्पीच को नहीं समझ सकते हैं। आप अज्जाए कलाम को जाने बगैर कलाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलाम होना है, स्पीच होनी है, बातचीत होनी है सेंटेंसेस की शक्ल में, फ़िक्रों की शक्ल में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर जो है वो सेंटेंस का वजूद ही मुमकिन नहीं है। देखिए, कोई भी सेंटेंस है ना, उसका जो फ्रेमवर्क होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसका बेसिक यूनिट होते हैं। फिक्रे के अंदर, सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की वही अहमियत है जो किसी इमारत के लिए ईंट की होती है। जिस तरह किसी ईंट के बगैर हम इमारत को खड़ा नहीं कर सकते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर हम सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझे बगैर ना तो आप किसी लैंग्वेज को समझ सकते हैं और ना ही उस लैंग्वेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमारे पास है नाउन। तो क्या होता है जी नाउन? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड और द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड द नाउन। नाउन होता है नेमिंग वर्ड। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी चीज के नाम को ज़ाहिर करे उसे हम नाउन कहेंगे। देखिए, कायनात के अंदर कोई भी चीज़ है ना, चाहे कुछ जानदार है, चाहे बेजान है, कोई जगह है, कोई भी चीज़ है, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। तो किसी भी चीज़ को, नाम को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? नाउन से। नाउन किसी भी चीज़ के नाम को ज़ाहिर कर रहा होता है। मिसाल से देखें, मुश्ताक वेंट टू लाहौर टू बाय बुक्स। मुश्ताक लाहौर गया किताबें खरीदने के लिए। अब इसमें वर्ड जो मुश्ताक है ये किसको ज़ाहिर कर रहा है? फ़र्द को ज़ाहिर कर रहा है। एक फ़र्द है कोई जो गया था, उसका नाम क्या है? मुश्ताक। तो फिर ये मुश्ताक क्या है? ये नाउन है। लाहौर किसको ज़ाहिर कर रहा है? जगह को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसका मतलब है लाहौर क्या है? ये नाउन है, नेमिंग वर्ड है। बुक्स जो है ये किसको ज़ाहिर कर रहा है? किसी चीज़ को, यानी कोई चीज़ है, किताब जो एक चीज़ है उसको ज़ाहिर कर रहा है। तो लिहाजा ये भी एक नेमिंग वर्ड है। तो बुक्स जो है ये भी नाउन है। तो नाउन के बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोनाउन। द वर्ड which is used in place of noun to avoid its repetition is called pronoun। यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस के अंदर नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, ताकि हमें बार बार फिक्रे के अंदर नाउन को रिपीट ना करना पड़े। आप देखें ना, इस वर्ड को ज़रा समझें। इसके दो हिस्से हैं, प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी कि जो प्रोनाउन है ये सेंटेंस के अंदर नाउन को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पे आ जाएगा। ये ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम एक सेंटेंस के अंदर या एक तहरीर के अंदर बार बार हम नाउन को रिपीट करेंगे ना, नेम्स को रिपीट करेंगे, तो वो सेंटेंसेस की, तहरीर की जो है खूबसूरती खत्म हो जाएगी। यानी इसको एक मिसाल से ज़रा समझने की कोशिश करें। अली हैज़ अ वॉच, ही लाइक्स इट वेरी मच। अली के पास एक घड़ी है जिसे कि वो बहुत पसंद करता है। अब यहाँ देखें ना, ये सेकंड जो सेंटेंस है उसमें अली की जगह हमने ही यूज़ किया है और वॉच की जगह इट यूज़ किया है। अब ही किसको डिस्क्राइब कर रहा है? अली की बात ही कर रहा है, अली की तरफ ही इशारा कर रहा है, ही अली को ही मेंशन कर रहा है। और इट जो है ये वॉच को मेंशन कर रहा है। अगर इस फिक्र को हम इस तरह से लिखते, अली हैज़ अ वॉच, अली लाइक्स द वॉच वेरी मच, तो वो सारी इसकी खूबसूरती खत्म हो जानी थी और लिखने में भी प्रॉब्लम आना था कि बार बार आपको नाउन्स रिपीट करने पड़ रहे हैं। तो लिहाजा जब हम तहरीर लिखते हैं कोई या बातचीत करते हैं
तो पहले सेंटेंस में हम नाउन्स का जिक्र करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंसेस जो हैं उनमें हम नाउन्स की जगह प्रोनाउंस को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर राशिद मेरे पास आया था, उसने फिर मुझे ये कहा, उसने वो पानी पी लिया, उसने खाना खाया, उसके बाद वो बाहर चला गया। ऐसे बात करते हैं, उससे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बार बार कहते हैं कि राशिद आया था, राशिद ने फिर पानी पिया, राशिद ने फिर जनाब खाना खाया, राशिद वहाँ चला गया। नाम एक दफ़ा ही लेते हैं, रिपीट नहीं करते। फ़र्ज़ करें आपके पास आपके जानने वाला कोई शख्स आ गया, अमजद, ठीक है। आप उससे ऐसे ही मुखातब करेंगे, अमजद साहब आ जाएं यहाँ पर, बैठ जाएं आके, आप चाय पियेंगे, आप खाना खाएंगे, या मैं आपके लिए पानी ले आऊँ, या आप अभी जा रहे हैं या आप अपने बैठना है। तो यानी आपने देखा ना कि हम अमजद का नाम हमने पहली दफ़ा ही लिया है, बाद में हम आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या है, यू, तो यू भी एक प्रोनाउन है। तो ये हम क्यों करते हैं कि एक्सेसिव रेपिटेशन ना हो बार बार नामों का, ताकि हमारे फिक्रे की बातचीत की जो खूबसूरती ख़राब ना हो। तो यहाँ पे जो ही है ये अली को शो कर रहा है, इट जो है ये वाच की जगह पर आ गया, तो ये प्रोनाउंस हैं। तो बहुत सारे प्रोनाउंस हैं जैसे आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, दिस, हिम, हर, देम, अस। तो ये आप जैसे जैसे आप कोर्स में आगे स्टडी करते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा जो है पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द क्वालिटीज ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। हाँ जी, एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि नाउन और जो प्रोनाउन है उनकी खुसूसियात का इजहार करता है या उनकी खुसूसियात में इजाफा कर देता है, या सादा लफ्ज़ों में जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन जो है उनके मीनिंग के अंदर, उनके मानी के अंदर जो है वो इजाफा कर देता है। उसकी मिसाल ऐसे देखें आप, ये हमारे पास एक सेंटेंस है, इसको आपने रेड वर्ड्स के बगैर पढ़ना है। अ लेडी ब्रॉट अ नेकलेस, एक औरत जो है वो नेकलेस लेकर आई। अब फिक्रे की सेंस समझ में आ रही है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा जो औरत नेकलेस लेकर आई थी वो कैसी थी, उसका हुलिया कैसा था, देखने में कैसी थी, तो अब उस औरत का हुलिया डिस्क्राइब करने के लिए जो भी आप वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे वो क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। उसकी आप क्वालिटीज को बयान करेंगे। जैसे आप कहते हैं जी वो औरत बड़ी अमीर थी, भाई बहुत अमीर औरत थी, तो फिर क्या वर्ड यूज करें, अ रिच लेडी, अ रिच लेडी यानी अमीर औरत। अब रिच क्या है, ये किसको शो कर रहा है, लेडी को शो कर रहा है। लेडी क्या है, नाउन, तो इसका मतलब है जो रिच है ये लेडी की क्वालिटीज को बयान कर रहा है कि वो बड़ी अमीर थी, तो ये फिर हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। इसके अलावा आप फिर बताते हैं औरत का हुलिया बताते हुए, यार औरत वो अमीर तो बहुत थी लेकिन वो बूढ़ी भी थी, बूढ़ी औरत थी। तो अब बूढ़ा होना क्या है, ये भी उसकी एक खुसूसियत है औरत की। तो बूढ़ा होने की जो सिफ्त है उसको बयान करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो भी एडजेक्टिव होगा। ऐसे अ रिच ओल्ड लेडी यानी कि एक अमीर बूढ़ी औरत, तो इसका मतलब है रिच जो है ये भी एडजेक्टिव है और ओल्ड जो है ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी खुसूसियात बयान कर रहे हैं। इसी तरह जब नेकलेस की बात हुई तो आपसे ये भी कोई शख्स पूछ सकता है कि अच्छा वो औरत जो नेकलेस लेके आई थी वो किस तरह का था, तो अब नेकलेस क्या है, ये भी एक नाउन है। तो जब आपने इसको एक्सप्लेन करना है, नेकलेस की खुसूसियात बयान करनी है, तो उसको बयान करने के लिए जो भी वर्ड्स आप इस्तेमाल करेंगे वो एडजेक्टिव होगा। हम कहते हैं नेकलेस बहुत खूबसूरत था, तो क्या है, ब्यूटीफुल नेकलेस, तो ब्यूटीफुल पर क्या है, या ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो अ रिच ओल्ड लेडी ब्रॉट अ ब्यूटीफुल नेकलेस। अब इसके अंदर 3 एडजेक्टिव जो है यूज हो गए हैं। ये 2 एडजेक्टिव लेडी को खुसूसियात को बयान कर रहे हैं, ब्यूटीफुल जो है नेकलेस की खुसूसियात को बयान कर रहा है। इसी तरह और बहुत सारे आपके हो सकते हैं एडजेक्टिव, जैसे शॉर्ट है, टॉल है, बैड, गुड, ऑनेस्ट। यानी किस्सा मुख्तसर ये है कि कोई भी वर्ड जो है जो नाउन और जो प्रोनाउन है उसको क्वालिफाई करे, यानी उनकी खुसूसियात को एक्सप्लेन करे, वो एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वर्ब है। द वर्ड विच डिनोट्स, यानी वर्ब एक ऐसा लफ्ज होता है जो जाहिर करता है किसको, बीइंग को, यानी होने को, हैविंग रखने को, पाने को यानी मलकियत को, डूइंग या एक्शन, डूइंग और एक्शन यानी किसी अमल को, ठीक है, किसी फेल को, आर स्टेट या किसी कैफियत को, किसी हालत को। यानी वर्ब जो है ये एक ऐसा लफ्ज होता है जो एक सेंटेंस के अंदर किसी काम के होने को, किसी चीज़ की मलकियत को, किसी एक्शन को, अमल को या किसी कैफियत को, हालत को बयान करता है। ये बात आपको मिसाल से बेहतर समझ आएगी। फर्ज करें एक सेंटेंस है, अली इज़ अ स्टूडेंट, अली एक तालिब इल्म है। अब अली के स्टूडेंट होने को क्या चीज़ ज़ाहिर कर रही है, वर्ब ज़ाहिर कर रहा है, इज़, यानी कि अली स्टूडेंट है।
तो जो इज है फिर ये वर्ब है, ये बीइंग वर्ब है। इसी तरह नेक्स्ट है वी हैव अ हॉर्स, हमारे पास घोड़ा है। तो जो घोड़े के ऊपर हमारी मलकियत है उसका इजहार कौन सा वर्ड कर रहा है, ये हैव वर्ड कर रहा है। ये शो कर रहा है कि हमारे पास घोड़ा है, तो इसका मतलब है हैव क्या है, ये हमारा हैविंग वर्ब है। इसी तरह हमारे पास है डूइंग आर एक्शन वर्ब, दे आर प्लेइंग हॉकी। अब हॉकी जो है ये खेली जा रही है, तो खेलना क्या है, ये एक एक्शन हो रहा है। हॉकी को खेलने का जो अमल है उसको कौन सा वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है, प्लेइंग। प्लेइंग से हमें पता चल रहा है कि हॉकी जो है इस वक्त वो खेली जा रही है, तो प्लेइंग फिर हमारा क्या है, ये हमारा एक्शन वर्ब है या डूइंग वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास द स्टार्स लुक ब्राइट, तारे चमकदार नजर आते हैं। अब तारों का जो चमकदार होना है ये तारों की एक कैफियत है, एक स्टेट है। अब तारों की इस कैफियत और स्टेट का जो इजहार है वो कौन सा वर्ड कर रहा है, वो लुक कर रहा है, जो कि हमारा स्टेट वर्ब है, क्योंकि उसकी स्टेट को, उसकी हालत को, कैफियत को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास द एडवर्ब। An adverb is a word which adds to the meanings of a verb. An adjective or another adverb are a word which qualifies anything except a noun or a pronoun. यानी कि एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या एडवर्ब जो है उसके मीनिंग्स के अंदर जो है ये इजाफा कर देता है सेंटेंस के अंदर। अच्छा, आप इसको समझने के लिए ना आप जरा एडवर्ब एंड एडजेक्टिव को जरा कंपेयर करें थोड़ा सा। देखिए एडजेक्टिव क्या था, ये नाउन और प्रोनाउन की जो खसूसियात हैं उनका इजहार करता है, उनकी खसूसियात में इजाफा करता है या उनके मीनिंग में इस्तेमाल करता है। बिल्कुल यही फंक्शन एडवर्ब का है। एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव हो या वर्ब हो या कोई और एडवर्ब हो, ये उनकी खसूसियात का इजहार करेगा, उनकी खसूसियात में इजाफा कर देगा, ये उनके मीनिंग के अंदर, उनके मानी के अंदर इजाफा कर देगा। बस आपने यही एडजेक्टिव एंड एडवर्ब जो है इनका फंक्शन सेम है, सिर्फ जो है वर्ड जो डिफरेंट हैं जिनको ये क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव जो है ये नाउन और प्रोनाउन के लिए है, और जो एडवर्ब है ये वर्ब के लिए, एडजेक्टिव के लिए और किसी भी दूसरे एडवर्ब के लिए। या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन, उसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको जो है एडवर्ब वो क्वालिफाई करता है, यानी उनकी खुसूसियात को एक्सप्लेन करता है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। आपने रेड वर्ड्स के बगैर जो है वो सेंटेंस को पहले पढ़ना है। देखिए फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सेंटेंस है, अ गर्ल वॉज डांसिंग, एक लड़की नाच रही थी। लेकिन हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो लड़की डांस कर रही थी वो कैसी थी, ठीक है, इसका मतलब वो लड़की की खसूसियात के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो जो भी वर्ड्स लड़की की खसूसियात को बयान करेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो एडजेक्टिव होंगे, वो लड़की एक नाउन है। एन अगली गर्ल वॉज डांसिंग, तो एक भद्दी लड़की, एक अगली लड़की जो है वो डांस कर रही थी। अब अगली क्या है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन को, लड़की को एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसके बाद हमसे कोई बंदा पूछता है कि वो जो अगली लड़की थी वो किस कदर अगली थी, वो कितनी अगली थी। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये लड़की के बारे में नहीं है, ये क्वेश्चन है लड़की के अगली होने के बारे में, ठीक है। तो अगली होना क्या है, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब है अब इस एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करने के लिए हमने वर्ड यूज करना है। तो जो भी वर्ड इस एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करेगा वो क्या होगा, वो एडवर्ब होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया है कि वो तमाम वर्ड्स जो एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब की को क्वालिफाई करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वॉज डांसिंग, तकरीबन अगली लड़की डांस कर रही थी। यानी जो लड़की अगली थी उसकी स्टेट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा अगली नहीं थी लेकिन तकरीबन अगली थी, करीब करीब थी। तो जो ऑलमोस्ट का वर्ड है ये अगली को एक्सप्लेन कर रहा है, अगली को क्वालिफाई कर रहा है। तो अगली क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो उसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट हमारा क्या है, ये एडवर्ब है। इसी तरह अगर हमसे कोई बंदा पूछे वो जो लड़की, अगली लड़की डांस कर रही थी वो, उसका डांस कैसा था, तो इसका मतलब है जो क्वेश्चन है वो ना तो लड़की के बारे में है ना लड़की के अगली होने के बारे में। अब क्वेश्चन किसके बारे में, लड़की के डांस के बारे में। अब डांस होने का जो अमल है ये क्या है, ये वर्ब है। डांसिंग क्या है, ये वर्ब है। अब जो भी वर्ड जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, वर्ब की खुसूसियात को बयान करेगा, वो एडवर्ब होगा। जैसे एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वॉज डांसिंग क्विकली, जो अगली लड़की है वो
तेज डांस कर रही थी। अब क्विकली का जो वर्ड है ना तो ये लड़की को क्वालिफाई कर रहा है, ना ये उसके अगली होने को, ना ये इसके अगली होने की स्टेट को कि वो कितनी अगली थी। क्विकली वर्ड जो है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? डांसिंग को। डांसिंग क्या है? वर्ब। तो इसका मतलब है क्विकली जो है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसकी खुसूसियात को बयान कर रहा है। तो क्विकली फिर हमारा क्या है? ये एडवर्ब है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो अगली लड़की तेजी तेजी से डांस कर रही थी वो कितना तेजी से डांस कर रही थी। अब इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ना तो लड़की के बारे में पूछा गया है, ना लड़की के अगली होने के बारे में पूछा गया है, ना उसके अगली होने की स्टेट के बारे में पूछा गया है, और ना ही उसके डांस के बारे में बात हो रही है। बात हो रही है उसके डांस की तेजी के बारे में कि डांस उसका कितना तेज था। तो इसका मतलब है कि हमने अब उसके डांस की तेजी को एक्सप्लेन करना है। तो जो डांस की तेजी को किससे हमने शो किया था? क्विकली। इसका मतलब है कोई भी वर्ड जो है जो क्विकली को एक्सप्लेन करेगा वो एडवर्ब होगा, क्योंकि तेजी को हमारे पास यहाँ जो वर्ड शो कर रहा है वो है क्विकली। तो क्विकली क्या है? ये एडवर्ब है। तो इसका मतलब है क्विकली को जो भी वर्ड क्वालिफाई करेगा, जो भी वर्ड क्विकली की खुसूसियात को बयान करेगा वो भी एडवर्ब होगा, क्योंकि एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को, एडवर्ब की खुसूसियात को बयान करने वाले वर्ड को भी हम एडवर्ब ही कहते हैं। तो फिर पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन गया? एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वॉज डांसिंग वेरी क्विकली। तो अब ये जो लफ्ज वेरी है ये क्या कर रहा है? ये क्विकली को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी एक और एडवर्ब है उसकी खुसूसियात को बयान कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। जिसका मतलब है ये भी हमारा एडवर्ब है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त सेंटेंस में हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर 3 एडवर्ब यूज हुए हैं। ऑलमोस्ट जो है ये एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा है, अगली की खुसूसियात को बयान कर रहा है, ये एडवर्ब है। इसी तरह जो क्विकली है ये डांसिंग को, जो है डांस करने का जो अमल है, जो वर्ब है उसकी खुसूसियात को बयान कर रहा है, तो ये भी एडवर्ब है। तो इस तरह इस एक सेंटेंस के अंदर हमने 3 एडवर्ब यूज किए हैं। एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वॉज डांसिंग वेरी क्विकली। अब यहाँ पे जो वर्ड ऑलमोस्ट है ये अगली की खुसूसियात को बयान कर रहा है, अगली एडजेक्टिव है, तो लिहाजा एक हमारा एडवर्ब ऑलमोस्ट हो गया। इसी तरह एक वर्ड है क्विकली, तो ये किसकी खुसूसियात को बयान कर रहा है? डांस करने की खुसूसियात को। तो डांस करना एक वर्ब है, तो इसका मतलब है जो क्विकली है ये हमारा सेकंड एडवर्ब है। इसी तरह जो वर्ड वेरी है ये किसकी खुसूसियात को बयान कर रहा है? क्विकली की खुसूसियात को बयान कर रहा है। और क्विकली चूंकि एडवर्ब है तो लिहाजा ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसकी खुसूसियात को बयान कर रहा है, तो वेरी जो है ये भी एडवर्ब ही है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच preposition, the word which shows connection of a noun or pronoun with another noun or pronoun। इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस के अंदर मौजूद नाउन या प्रोनाउन का उसी सेंटेंस के अंदर मौजूद किसी और नाउन या प्रोनाउन के साथ ताल्लुक कायम करते हैं। इसको ज़रा इस मिसाल से देखें। द थीफ वॉज इन द रूम। अब 2 चीज़ें हैं सेंटेंस के अंदर, एक थीफ है और एक रूम है, चोर है और कमरा है। अब थीफ का और रूम का क्या तल्लक है आपस में? तल्लक यही है कि जो थीफ है वो रूम के अंदर है, यही तल्लक है। अब थीफ का रूम के अंदर होने का जो तल्लक है उसको कौन सा वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है? इन। इसका मतलब इन क्या है? ये हमारा प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये रूम और थीफ के दरमियान तल्लुक को कायम कर रहा है कि जो थीफ है वो कमरे के अंदर था। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, द कैट इज अंडर द चेयर। अब इस सेंटेंस में 2 चीजें हैं, बिल्ली है और चेयर है। अब दोनों के दरमियान तल्लुक क्या है? तल्लुक यही है कि चेयर के नीचे बैठी हुई है बिल्ली। अब इस तल्लुक को कौन सा वर्ड ज़ाहिर कर रहा है? अंडर। इसका मतलब अंडर क्या है? ये हमारा प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये 2 नाउन्स के दरमियान तल्लुक को कायम कर रहा है, क्योंकि कैट भी नाउन है एंड चेयर भी नाउन है। तो इस तरह बहुत सारे प्रीपोजिशन है, जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, आफ्टर, थ्रो, ओवर, इनटू, ऑफ एंड सो ऑन। वो जैसे जैसे आप इंग्लिश कोर्स में आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि कितने तरह के प्रीपोजिशन हैं और कैसे कैसे वो यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शन, द वर्ड विच जॉइंस डिफरेंट वर्ड्स, फ्रेजेस और sentences is called conjunction।
तो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो डिफरेंट वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो कंजंक्शन है वो डिफरेंट वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को आपस में क्यों जोड़ता है। इसलिए जोड़ता है ताकि सेंटेंस का या तहरीर का जो है वो मतलब समझ में आ सके, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसकी सेंस को क्लियर करने के लिए। ये आपको मिसाल से समझ आएगी। अली एंड मुश्ताक आर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इस सेंटेंस से बिल्कुल सेंस क्लियर है कि अली एंड मुश्ताक दो बंदे हैं और वो गाना गा रहे हैं। लेकिन फ़र्ज करेंगे इसमें एंड ना हो, अली मुश्ताक आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो अब ऐसे ही लगेगा जैसे एक बंदा है, अली मुश्ताक एक बंदे का नाम है, ये पता ही नहीं चाह रहा कि दो बंदे हैं। लेकिन अगर एंड आ जाएगा बीच में, ठीक है, तो ये अली एक अलहदा वर्ड है और मुश्ताक एक अलहदा वर्ड बन जाएगा। एंड इसका मतलब है ये कनेक्टर है, इनको जोड़ रहा है, तो अब ये पता चल रहा है कि दो वर्ड्स अलहदा अलहदा से। इसी तरह से हमारे पास फर्ज करें दो फ्रेजेस हैं। ही वेंट टू द बाजार, वो बाजार गया। डिड नॉट बाय न्यू बुक्स, नई किताबें नहीं खरीदी। अब इसकी भी कोई सेंस नहीं समझ आ रही, कौन सी नई किताबें, क्यों नहीं खरीदी, क्या वजह है, कोई पता नहीं चल रहा। अब ये दो फ्रेजेस हैं, लेकिन अगर हम इन दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ देते हैं, अब जोड़ के पढ़ें, ही वेंट टू द बाजार बट डिड नॉट बाय न्यू बुक्स, वो बाजार गया लेकिन उसने नई किताबें नहीं खरीदी। अब इस सेंटेंस से पूरी की पूरी सेंस जो है, पूरे को पूरा मीनिंग वो समझ में आ रहा है, सेंस इसकी कंप्लीट हो गई है, मीनिंग क्लियर हो रहा है, मफहूम दे रहा है ये सेंटेंस। तो इसका मतलब है ये दो फ्रेजेस अगर जुड़े होंगे तो फिक्रे का मीनिंग क्लियर होगा, अगर ये अलहदा अलहदा होंगे तो फिक्रे का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। इसलिए फिक्रे का पूरा मफहूम जो है वो लिसनर को या रीडर को समझाने के लिए इन दो फ्रेजेस को जोड़ना पड़ेगा। तो जो चीज़ जो है वो इन फ्रेजेस को जोड़ती है, कनेक्टर जो है उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे क्या यूज हुआ है, कनेक्टर कंजंक्शन कौन सा यूज हुआ है, बट यूज हुआ है। इसका मतलब बट क्या है, ये हमारा कंजंक्शन है। अच्छा, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन में आपने ये फर्क समझना है कि जो प्रीपोजिशन है ये तल्लुक बनाता है, ये जोड़ता नहीं है। ये दो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान ताल्लुक को ज़ाहिर करेगा कि उनके दरमियान क्या तल्लुक है, कोई चीज़ ऊपर है या नीचे है या साइड पे है, ठीक है, पीछे है या आगे है, ये इसका तल्लुक जो है वो ज़ाहिर करेगा। लेकिन जो कंजंक्शन है ये जोड़ता है। जो प्रीपोजिशन है इसने नाउन और प्रोनाउन के जो है, यानी एक ही सेंटेंस के अंदर दो नाउन्स हैं या दो प्रोनाउन्स हैं, उनके तल्लुक को ज़ाहिर करना है। जो कंजंक्शन है इसने क्या करना है, इसने वर्ड हो चाहे फ्रेज हो चाहे सेंटेंस हो पूरे का पूरा, उनको इसने आपस में जोड़ना है। तो ये फर्क आपने ज़हन में रखना है। बच्चे अक्सर ही प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन को भी कंफ्यूज कर जाते हैं। प्रीपोजिशन को उर्दू में हरफे जार या हरफे रब्त कहते हैं, और रब्त का मतलब होता है राब्ता, तल्लुक। तो नाम से पता चल रहा है कि इसने तल्लुक पैदा करना है दो नाउन्स और प्रोनाउंस के दरमियान। इसी तरह जो कंजंक्शन है इसको हम हरफे अतफ भी कहते हैं उर्दू में। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। A word or a sound which expresses sudden feelings or emotions is called the interjection। यानी कि ऐसे अल्फाज जो आपके अचानक पैदा होने वाले एहसासात या जज्बात का इजहार करते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी जगह पर मौजूद हैं, तो आपकी सराउंडिंग्स के अंदर, गिरदोनवा के अंदर अचानक से कोई वाक़या रोनमा होता है, कोई हैपनिंग होती है, कोई भी अमल जो है वो वकूफ़ पज़ीर होता है। तो उस हैपनिंग की वजह से अचानक ही आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है या आपको बहुत ज़्यादा सदमा महसूस होता है। तो इस अचानक खुशी और अचानक सदमे के इजहार के लिए बग़ैर सोचे समझे बेसाख्ता जो आवाज़ें या अल्फाज आपके मुंह से निकलते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ड्स ही हों, ये किसी किस्म की कोई आवाज़ भी हो सकती है। जैसे हम कहते हैं ओहो यार ये बड़ा काम ख़राब हुआ, ये ओहो क्या है, ये इंटरजेक्शन है। या हम कहते हैं उफ़ ये बंदा तो आज ख़राब करेगा हमें, उफ़ क्या है, ये इंटरजेक्शन है। इसी तरह हम कहते हैं वाह क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त कमाल की चीज़ है, तो वाह क्या है, ये इंटरजेक्शन है। तो इसी तरह इंग्लिश के अंदर बहुत से इंटरजेक्शन है, जैसे अल्लास है, वेल डन है। इंटरजेक्शन में आपने ख्याल रखना है कि जहाँ भी सेंटेंस के अंदर आपने इंटरजेक्शन को यूज़ करना है तो वहाँ पे एक जो है एक्सक्लेमेशन मार्क है, जैसे उल्टा आई होता है वो साथ लाजमी लगेगा। और ये इसकी निशानी भी है, जहाँ पे ये उल्टा आई यानी जिसे कि हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं लगा होगा, तो उसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर इंटरजेक्शन यूज़ हुआ है। और ये इंटरजेक्शन हम यूज़ करते क्यों हैं, इसको ज़रा आप एक एग्जाम्पल से समझें। देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है।
अब इस सेंटेंस से इंफॉर्मेशन तो मिल रही है कि मैच जीत गए जी आप, लेकिन इस सेंटेंस से कोई खुशी या गम या किसी किस्म की फीलिंग्स का कोई इजहार नहीं हो रहा, ठीक है ना, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मैच जीत गए जी बंदे। लेकिन अगर इस तरह से हो, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी है और साथ में ये हुर्रा जो है ये इंटरजेक्शन है। अब ये इंटरजेक्शन लगा देने से ये वाला सेंटेंस सिर्फ मैच जीतने के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा, बल्कि ये वाला सेंटेंस जो है ये उसकी फीलिंग्स का भी इजहार कर रहा है कि मैच जीत गए हैं, और बताने वाला बड़ा खुश है, बड़ी खुशी से बता रहा है कि हम मैच जीत गए। इसी तरह यहाँ पे अल्लास माई सन हैज फेल्ड, ठीक है। तो अब ये अल्लास ना हो, अगर ये लिखा हो माई सन हैज फेल्ड, तो ये डेड सा सेंटेंस लगता है, ऐसे लगता है कि बस आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मेरा बेटा फेल हो गया। लेकिन जब यहाँ पे अल्लास लग गया, उफ मेरा बेटा फेल हो गया है, तो ये अब आप गम का, दुख का, सदमे का प्रॉपर एक इजहार हो रहा है सेंटेंस के साथ। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा कुछ और वर्ड्स भी हैं जो कि अमूमन सेंटेंसेस के अंदर पाए जाते हैं। उन वर्ड्स को हम कहते हैं आर्टिकल्स, हरूफ तनकीर। आप आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये तकरीबन हर तरह के सेंटेंसेस के अंदर आ रहे होते हैं। तो क्या होते हैं आर्टिकल्स? दीज आर द वर्ड्स विच डिटर्मिन और स्पेसिफाई द नाउन्स दैट फॉलो, यानी कि ये सेंटेंस में आने वाले ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि अपने से बाद में आने वाले नाउन को गैर मुअय्यन या मखसूस कर देते हैं। आर्टिकल्स की 2 टाइप्स हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल जो है ए एंड एन को कहते हैं, एंड डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो दी होता है। ये 2 इसलिए हैं कि जो एन है ये वोवल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है और जो ए है ये नॉन वोवल्स के लिए इस्तेमाल होता है। इंडेफिनेट आर्टिकल्स सेंटेंस के अंदर क्या करते हैं? दे यूजली लीव इंडेफिनेट द पर्सन आर थिंग स्पोकन ऑफ, यानी कि फिक्रे के अंदर जिस चीज़ का भी जिक्र हो रहा हो ये उसके इजहार को अमूमी बना देते हैं। कैसे? मसलन कोई सेंटेंस है, उसके अंदर किसी बुक का जिक्र हो रहा है, कोई किताब है, अगर हम उस बुक से पहले सेंटेंस के अंदर अगर ए लगा दें, अगर हम ये कहें आ बुक, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई भी किताब हो सकती है। हम किसी एक मखसूस किताब का जिक्र नहीं कर रहे कि फलां बुक, ये कोई भी किताब हो सकती है। हम जनरल सेंस के अंदर जो है वो किताब का जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह डेफिनेट आर्टिकल क्या करता है? इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग, ये सेंटेंस के अंदर किसी खास शय या चीज़ की तरफ इशारा करता है, यानी कि फिक्रे के अंदर जिस चीज़ का भी जिक्र हो रहा हो ये इसके इजहार को मखसूस बना देता है। डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल की प्रॉपर समझ आपको तब आएगी जब दोनों की एग्जांपल्स को आप इकट्ठा देखेंगे। आ बुक, आ बुक का मतलब है कि जनरल सेंस के अंदर बुक का जिक्र किया जा रहा है, ये कोई भी बुक हो सकती है। लेकिन अगर दी बुक आ जाए तो फिर ये सेंस जो है बुक की ये स्पेसिफिक हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये अमूमी तज़किरा नहीं हो रहा बुक का, ये हम फिक्रे के अंदर किसी एक मखसूस किताब का जिक्र कर रहे हैं कि फलां बुक है। इसी तरह जैसे एन एरोप्लेन, इसका मतलब है एक जहाज, ये कोई भी जहाज हो सकता है। लेकिन अगर दी एरोप्लेन हो जाए तो दी एरोप्लेन का मतलब है कि ये हम किसी एक मखसूस जहाज का जिक्र कर रहे हैं, यानी किसी एक मखसूस जहाज का तज़किरा हो रहा है सेंटेंस के अंदर। ये जो आर्टिकल का टॉपिक है ना, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको इस तरह से शॉर्ट वे में मुकम्मल तौर पे नहीं समझाया जा सकता। तो इस टॉपिक को ठीक तरह से समझने के लिए आपको आर्टिकल का जो टॉपिक है इसकी मुकम्मल सेपरेट वीडियो देखना पड़ेगी, जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो था पार्ट्स ऑफ स्पीच का मुख्तसर सा तारुफ। आप लोगों को हमेशा ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि इस टॉपिक पर दस्तरस हासिल किए बगैर अव्वल तो आप दुरुस्त इंग्लिश में लिखने के काबिल ही नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि जितने भी इम्तहानात हैं, खुसूसन मुकाबले के इम्तहानात, उनके अंदर जो इंग्लिश सब्जेक्ट है या जो इंग्लिश का पोर्शन है उसके अंदर कुरेक्शन वाले MCQ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और वो मोस्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को स्टूडेंट्स ने खुसूसी तवज्जो देनी है, और इस टॉपिक की इसी अहमियत के पेश नज़र मैंने हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के लिए एक सेपरेट वीडियो सीरीज बनाई है, जिसमें मैंने हर एक पार्ट की टाइप्स, उसकी डिग्रीज और पूरे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर गलतियां करते हैं तो उनकी एरर्स एंड मिस्टेक्स की भी टॉपिक वाइज करेक्शन करवाई है। हर पार्ट के ऊपर अलहदा से प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी सोल्व करवाई हैं ताकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से स्टूडेंट्स में किसी किस्म की कमी ना रह जाए। इसीलिए हमारे कोर्स का ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पोर्शन है ये हमारे बाकी कोर्स की निस्बत थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा मुश्किल भी है, इसलिए स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन एक बात की गारंटी है कि अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से एक मरतबा पार्ट्स ऑफ स्पीच को कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको लिखना ज़रूर आ जाएगा। इस लेक्चर के अंदर मैंने तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की मुकम्मल समझ नहीं आ सकती, इसलिए इस टॉपिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप हर एक पार्ट की सेपरेट वीडियो सीरीज को ज़रूर देखें। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।